हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस हमने आपको बताया था कि 4 चैप्टर से मिलकर बना है। सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पायरेशन, तीसरा जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा जो हमारा एक्सक्रीशन है। न्यूट्रिशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रेस्पायरेशन को थोड़ा सा छोड़कर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। यही तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट का मेन काम तो यही होता है, एक जगह से हम लोग को दूसरी जगह तक पहुंचाना। लेकिन जब हम लोग लाइफ के प्रोसेसेस के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब इसमें कोई ना कोई लाइफ और या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई किसी भी चीज़ को हमें एक जगह से बॉडी के अंदर दूसरे पार्ट तक पहुँचाना है। क्या पहुंचाना है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को चलाने के लिए 2 चीज़ों की मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह तक भी पहुंचाना है। और बॉडी में इन्हीं 2 चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ अमीबा और पैरामीशियम, एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा और पैरामीशियम के अंदर भी क्या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है? अमीबा और पैरामीशियम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कुछ अलग तरह से अगर हम देखें तो कुछ अलग तरह से होती है, जबकि जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ डिफरेंट होती है। कैसे? अमीबा और पैरामीशियम को कोई भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के। जैसे अगर मान लीजिए ये अमीबा है, इनडेफिनेट शेप होता है उसका, इसके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा ये कहाँ पहुँच गई? बॉडी के अंदर पहुँच गई। क्या कोई सिस्टम चाहिए हुआ इसके लिए? नहीं, केवल डिफ्यूज़न की प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा, बॉडी के अंदर अमीबा की कम है, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई? बॉडी के अंदर पहुँच गई। अमीबा ने जो भी फूड पार्टिकल खाया वो छोटे छोटे पार्ट में टूटा। किसके अंदर ये टूटते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर। जैसे ही फूड वैक्यूल डिसइंटीग्रेट हुआ, सारे फूड पार्टिकल्स जो है वो अब कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। और ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? एक साइड से इधर से घुमाएगा, पूरे अमीबा में दूसरी साइड तक घुमाते हुए ले जाएगा। ये जो मूवमेंट है, ये इसका मूवमेंट कैसा मूवमेंट है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट, मतलब कि जिस तरफ साइटोप्लाज्म बहेगा उसी तरफ न्यूट्रिएंट भी बहते हुए चले जाएंगे। और न्यूट्रिएंट का इस तरीके से स्ट्रीमिंग मूवमेंट करना साइटोप्लाज्म के साथ, ये प्रोसेस जो है वो हमारी क्या कहलाती है? साइक्लोसिस कहलाती है। तो साइक्लोसिस की प्रोसेस के थ्रू अमीबा के अंदर न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या फिर एनिमल हो, एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को कर सके। तो फर्स्ट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन किस में पढ़ेंगे? प्लांट के अंदर देखेंगे। प्लांट के अंदर जो होता है एक स्पेशलाइज सिस्टम पाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब कि उसके अंदर एक बेहतरीन सिस्टम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जानी और बहुत दूरी तक लेकर जानी, इसके मतलब कि इसके अंदर ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सिस्टम बना के भेजा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कुछ प्लांट्स तो बहुत छोटे भी होते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इसके मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो इसके मतलब उनको पानी यहाँ से लेकर, ज़मीन से लेकर और इतनी ऊपर तक ले जाना होगा, तो इसके मतलब उनमें कुछ स्पेशल होगा। तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम पाया जाता है किसमें? प्लांट में। और किस प्रोसेस के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है वो जिनसे बना हुआ होता है उनको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज़। ये वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं पाइप और वेसल की फॉर्म में होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं किसी भी चीज़ों को प्लांट के अंदर। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लांट 2 ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे सबसे पहला H2O, मतलब वाटर का और मिनरल का। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा या फिर किसका होगा? फूड का होगा। प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल कहाँ पर मिलेंगे? हमें ज़मीन में मिलेंगे, पानी हवा में नहीं। मोस्टली जो एब्जॉर्व किया जाता है वो हमारा कहाँ होता है? ज़मीन में होता है। उसी ज़मीन में मिनरल भी होते हैं। उनको प्लांट ज़मीन से लेगा और ज़मीन से लेके प्लांट ऊपर तक अपनी भेजेगा। जिस
वैस्कुलर टिश्यू की सहायता से भेजता है वो वैस्कुलर टिश्यू क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। जबकि फूड जो है वो हमारा लीव्स में बन रहा है, और कहाँ, लीव्स से वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो हम कह दें लीव्स से कहाँ तक पहुँचेगा, रूट तक पहुँचेगा। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, ये अलग चीज़ें हैं, वो हर जगह पहुँचता है, उसकी बाई डायरेक्शनल फ्लो होती है। तो फूड जो है वो जिस वैस्कुलर टिश्यू की सहायता से ट्रैवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम के दो पार्ट होते हैं, या हम लोग कह लें जाइलम के दो स्ट्रक्चर इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं मोस्टली। कौन कौन से होते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। देखिए इसका आप कहो एनलार्ज्ड पोर्शन जो है वो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। अभी केवल और केवल क्योंकि हम लोगों को जाइलम के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, जाइलम की ऐसे कौन से स्ट्रक्चर जो इसमें मदद करते हैं। आपने ये जाइलम और ये फ्लोएम या वैस्कुलर टिश्यू के बारे में क्लास 9th में अच्छे से पढ़ रखा होगा, जो हमारा चैप्टर है द टिश्यू। ठीक, ट्रैकीड्स और वेसल्स किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों मिलकर जो है वो जाइलम के पार्ट होते हैं, और किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, वाटर और मिनरल को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं, फ्रॉम रूट से लेकर लीव्स तक या फिर प्लांट के अपर पोर्शन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, एक चीज, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। जाइलम जब भी ट्रांसपोर्ट करेगा वो हमेशा यूनी डायरेक्शन, रूट से हमेशा ऊपर ही की तरफ जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर कहीं भी जाए, रूट से अपर डायरेक्शन में जाएगा। फ्लोएम की अब बात करते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है और इस प्लांट में ये नीचे रूट लगी हुई है और यहाँ पर जो है वो एक लीफ लगी हुई है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद में फूड बना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये फूड केवल और केवल रूट की तरफ जाएगा, ये फूड अपर पार्ट की तरफ भी जाता है, ये फूड दूसरी पत्तियों में भी जाएगा। तो इसके मतलब सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही समझने को ही कि फ्लोएम जो ट्रांसलोकेशन करता है वो कभी भी यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा, वो हमेशा बाई डायरेक्शनल या फिर हम ये कह दें मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। ठीक, फ्लोएम के दो पार्ट इसमें हेल्प करते हैं। फ्लोएम का एक सीव ट्यूब और दूसरी कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम का ही पार्ट होती हैं, जो किस में वर्क करती है, फूड के ट्रांसलोकेशन में वर्क करती हैं। जाइलम के ये दोनों पार्ट नॉन लिविंग होते हैं, जबकि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो फ्लोएम का पार्ट होती है ये कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल प्लांट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। क्या सारी रूट का सारे पार्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, नहीं। रूट का जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट के जो किनारे किनारे रेस से बिल्कुल छोटे छोटे आपने देखे होंगे, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये रूट हेयर कहलाते हैं और यही जो है वो एब्जॉर्प्शन में वर्क करते हैं। अब थोड़ा सा रूट हेयर्स के बारे में जानते हैं। रूट हेयर क्या चीज़ होती है, रूट जो है वो एपिडर्मल सेल से मिलकर बनी है और यही एपिडर्मल सेल जब रूट से थोड़ा सा बाहर निकल आती है, एक आउटर ग्रोथ बना लेती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर की जो किनारे की दीवार होती है बहुत चिपचिपी होती है, जिसकी हेल्प से ये सॉइल पार्टिकल से बहुत अच्छे से मजबूती से चिपक जाते हैं। इसी कारण जो क्या कहते हैं, ये अच्छे से क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक, और प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं सॉइल में खड़े रहने के लिए। क्यों, रीज़न ये है, प्लांट अपर डायरेक्शन में ग्रो करेगा और ये किसके अपोजिट है, ग्रेविटेशनल रूट के अपोजिट है। तो इसके मतलब उसको बहुत सपोर्ट की, मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो उसको रूट देती है और साथ में कौन दे रही है, यहाँ पर रूट हेयर दे रही है। अगली बात, रूट हेयर की जो लाइफ देखते हैं, उनकी लाइफ केवल 2 डेज़ होती है, मतलब कि 2 दिन है बेचारे, 2 दिन के पास साथ में उनको इतना काम भी करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। तो रूट हेयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 डेज़ होता है। रूट हेयर किस किस चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करते हैं ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे वो एब्जॉर्प्शन की 2 प्रोसेस करते हैं, एक डिफ्यूज़न और दूसरा ऑस्मोसिस। ध्यान से समझिएगा, रूट हेयर्स डिफ्यूज़न की प्रोसेस किसके एब्जॉर्प्शन के लिए करती हैं, तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन जब भी रूट करेगी तो किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा। लेकिन जब भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा और हमेशा किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो ऑस्मोसिस। अगली बात,
वाटर और मिनरल ये दोनों जो एब्जॉर्ब करती है रूट, इसको एक कंबाइन एक वर्ड में बोल देते हैं जिसको बोलते हैं सेल सैप। और सेल सैप रूट से शूट तक भेजा जाता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में सेल सैप का जाना ही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप, जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है, जो लीव्स से रूट में भी जाएगा, लीव्स टू लीव्स भी जाएगा और लीव से डिफरेंट पार्ट में भी जाएगा। आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जिसका मतलब है कि वाटर का प्लांट से बाहर निकलने की प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और उसके बाद हम लोग ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।